नमस्कार, हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। पुष्प की बगिया में जब चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है तो सहज ही हमारा ध्यान उस ओर चले जाता है। इसी तरह घर के आंगन में जब बच्चों की किलकारियां गूंजती है तो वहां पर भी हमारा ध्यान जाना लाजमी है। लेकिन कुछ दंपत्ति संतान से वंचित रहते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उन्हें संतान सुख नहीं मिल पाता। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो भी अब इसका लाभ ले सकते हैं। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी पर। चलिए शुरू करते हैं अपना हेल्थ गुरु। हेल्थ गुरु में हम बात करेंगे आईवीएफ पद्धति पर और जानेंगे कि ये प्रक्रिया कैसी होती है, क्या होता है आईवीएफ। इसके लिए हमारे साथ आज जुड़ रही हैं एमएमआर हॉस्पिटल से हमारे बीच डॉक्टर अनुराधा चौधरी, जो कि एमडी हैं, आईवीएफ विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आईवीएफ ये होता क्या है? आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इसका मतलब हम अंडाणु बाहर निकालते हैं, शुक्राणु से बेबी बाहर बनाते हैं और फिर बच्चादानी यूट्रस में इसको इम्प्लांट करते हैं। इसको हम आईवीएफ बोलते हैं। जी, आईवीएफ के बारे में जैसा कि लोगों ने बताया है और जितना हमने पढ़ा है मैम, तो क्या आईवीएफ की प्रक्रिया के लिए कोई भी दंपत्ति तैयार हो सकता है या फिर कोई एक एज के बाद ही हमें इसकी तरफ रुख करना चाहिए? देखिए, आईवीएफ कब जरूरत पड़ती है? जैसे दंपत्ति कोशिश कर रहे हैं, 5 साल 7 साल हो गया, प्रेगनेंसी नहीं आ रही है और कारण जैसा ट्यूब ब्लॉक है, ओवरियन रिजर्व कम है, ओवरी में अंडाणु है लेकिन क्वालिटी अच्छे नहीं है, या क्वांटिटी अंडाणु का क्वांटिटी भी घट गया है, या यूट्रस में इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम जा रहा है। और पहले तो हम ये सोचते थे कि इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला ही है, लेकिन अब मैं ये बोलना चाहूँगी कि महिला के साथ साथ पुरुष भी इसमें कारण बनते हैं। जितना प्रतिशत फीमेल का कारण होता है उतना ही प्रतिशत मेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसीलिए हम लोग को दोनों को जांच करके जिसको ज़रूरत है और जो आईवीएफ प्रक्रिया से बेनिफिट ले पाएंगे उन्हीं को ही हम एडवाइस करके उनको टेस्ट ट्यूब पद्धति से बेबी बना के उनको संतान सुख का प्राप्ति करवाते हैं। जी डॉक्टर अनुराधा, एक सवाल ये भी उठता है कि आमतौर पर जब बच्चे नहीं होते हैं तो महिलाओं को ही इसका दोष दिया जाता है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जरूरी नहीं कि महिला ही दोषी हो, पुरुष भी इसका कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ओवरवेट होने की वजह से भी महिलाओं को संतान सुख नहीं मिल पाता, तो क्या उन पर आईवीएफ काम करता है? हाँ जरूर। ओबेसिटी होने से प्रॉब्लम ये होता है कि अंडे का क्वांटिटी एंड क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट करता है और उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, तो इम्प्लांटेशन में भी प्रॉब्लम आता है। ये दो तरह से यूट्रस के ऊपर भी इफेक्ट डालता है और अंडाशय में अंडाणु के ऊपर भी इफेक्ट आता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो माँ नहीं बन सकते, वो बिल्कुल बन सकते हैं और आईवीएफ पद्धति से बिल्कुल उनको बेनिफिट मिलेगा। जी मैम, अब ये पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं कि यदि कोई दंपत्ति जो कि संतान की चाहत रखता है लेकिन उसे किसी भी तरह के इलाज से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो फिर ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कैसे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? जैसे उनको पहले ये जानना पड़ेगा कि कभी कभी दंपत्ति ऐसे होते हैं कि ओवुलेशन इंडक्शन लाइक ओरल टैबलेट्स कंटिन्यूस लेते रहते हैं। उनको ये लगता कि ये दवाई खा लेने से हमको प्रेगनेंसी रुक जाएगी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये हेल्प करता है। जैसे हर महीना 12 से 15 अंडाणु रिक्रूटमेंट होते हैं, उसके बाद 3 से 4 बड़े बनने की कोशिश करते हैं, उसके बाद एक बड़ा बन के फूटता है। ये फिजियोलॉजी है। लेकिन जब हम बच्चे रुकने की दवाई देते हैं तब हम ये चाहते कि 2 अंडे 3 अंडे बन के फूट जाए तो चांसेस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपको कंटिन्यूअसली विदाउट एनी कंसल्टेशन आप खाते जाओ और आपका प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाए। ये बिल्कुल गलत है। आपको प्रॉपर ट्राई करके प्रॉपर कंसल्टेशन लेके, और एक बात ये बताऊंगी कि आपको ये लगता है कि आईवीएफ एक जादू की छड़ी है, मतलब हम आईवीएफ करा लिए तो प्रेगनेंसी आ ही जाएगा। मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी का रेट ऐसा नहीं है कि 100% है। आईवीएफ में भी इसका प्रतिशत लाइक 60-70% है। हम बेबी बना के तो डाल देते हैं, लेकिन वो बेबी जाके यूट्रस में इम्प्लांट होना, ग्रोथ होना, ये पूरा बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है और ये इंडिविजुअलाइज्ड रहता है। इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर डिपेंड करके अपने को रिजल्ट मिलता। हाँ, ये है कि पहले हमको 20-30% सक्सेस रेट रहता था, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, विट्रिफिकेशन हम कर पाते हैं। जैसे हम बेबी बना
बनाते हैं, अगर किसी का एक्स्ट्रा एक बार में हम 2 बेबी डालते हैं, लेकिन किसका अगर एक्स्ट्रा बेबी बन जाता है, मतलब 2 से ज़्यादा बनता है, तो हम उसको विट्रिफिकेशन करके फ्रीज कर देते हैं, ताकि उनको बार बार उतना खर्चा ना करके, मान लो पहला चांस में बेबी नहीं मिला, नेगेटिव आया प्रेगनेंसी, तो फिर जो बनाया हुआ फ्रीज्ड बेबी है उसको हम फिर से डाल सकते हैं, दोबारा नहीं बना के। तो क्या होता है, इसमें पेशेंट का कॉस्ट भी कम हो जाता है और क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट वो बढ़ जाता है। सो इट विल बी अराउंड 70-80% पहुंच जाता है। तो प्रेगनेंसी रेट IVF में परसेंटेज तो बढ़ गया है, लेकिन 100% नहीं है। जी मैम, आपने जिस तरह से फ्रीज करने की व्यवस्था को बताया है, अंडाणु फ्रीज करने के लिए स्वयं के पार्टनर का ही वो आप यूज करते हैं अंडाणु, या फिर दूसरे पार्टनर से आप नहीं, ये मैं आपको बताना चाहूंगी, ये 2 प्रकार का पद्धति है, एक सेल्फ साइकिल है और एक डोनर साइकिल है। हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम सेल्फ साइकिल से अंडाणु लें और शुक्राणु लेके बेबी बना के डालें, लेकिन कभी कभी एज कारण होने के कारण या प्रीवियस कोई सर्जरी है, कोई डिजीज है जिससे कैंसर से सफरिंग्स है, जिनको ओवरियन रिजर्व ऑलरेडी घट गया है, या शुक्राणु नहीं है, एंजियोस्पर्मिया है, तब हम लोग को थर्ड पार्टी लाइक डोनर लेना पड़ता है। आइदर डोनर अंडा या डोनर स्पर्म लेके हम बेबी बना के डालते हैं। लेकिन उस समय हमारा ये टारगेट रहता है कि हमको अच्छे क्वालिटी के डिजीज फ्री डोनर मिले, ताकि हम उनको बेबी दे पाए, अच्छे क्वालिटी के अंडे या अच्छे क्वालिटी के स्पर्म मिले, और उसके बाद हम ये चाहते कि उनका ब्लड ग्रुपिंग और स्किन टोन टाइप मिल जाए, ताकि दे विल बी हैप्पी एंड एवरीथिंग विल बी सेटल्ड, सो दे विल गेट द रिजल्ट। जी मैम, सवाल ये भी उठता है कि बांझपन का कारण क्या अस्वस्थ जीवन शैली भी है क्या? मतलब अगर लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ सी है तो वो भी कारण हो सकती है? बिल्कुल 100%। अभी का जो लाइफस्टाइल हो गया, खान पान हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस, बिकॉज ये जो बेबी जो फिजियोलॉजी है, प्रेगनेंसी इज नॉट ए डिजीज, इट इज द फिजियोलॉजी। ये डायरेक्टली तुम्हारे ब्रेन के ऊपर रिलेटेड है, सारे हॉर्मोन्स ब्रेन से सीक्रेट होते हैं। जैसा अपना स्ट्रेस बढ़ते जाता, सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता और सारे ओबेसिटी आने लगती है, सारी डिजीजेस आने लगते हैं, सारे हाई रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, तो प्रेगनेंसी का चांसेस घटते जाता है। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि IVF में भी एक ऑप्शन होता है कि ज़रूरी नहीं है कि IVF भी सक्सेस हो, तो मतलब आप तो ऑब्जर्वेशन भी रखते होंगे ना काफ़ी। ये ऑब्जर्वेशन कितने दिन का होता है जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं? नहीं, ऑब्जर्वेशन करके ऐसा कोई नहीं है। हम एक साइकिल में, क्योंकि विट्रिफिकेशन मेथड बहुत अच्छा आ गया है, तो हम पहले एक साइकिल में बेबी बनाते हैं और फिर नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ट्रांसफ़र के बाद 12 to 15 डेज में, आइदर अगर हम डे 5 ट्रांसफ़र किए, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र किए हैं, तो डे 12 में हम लोग टेस्ट करके बीटा एसीजी टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसमें कोई ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मान लो उनका पॉजिटिव आ जाता है, देन वी टेल देम कि 3 मंथ्स थोड़ा ध्यान दे के फिर वो कंटिन्यू नॉर्मल प्रेगनेंसी की जैसे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, जैसा कि मैडम आपने बताया कि आप नॉर्मल तरीके से भी इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करवाते हैं, तो अब सवाल ये भी उठता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। आमतौर पर IVF के माध्यम से जो भी कंसीव करता है उसमें ये कहा जाता है कि ऑपरेशन से ही बच्चे होते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऑपरेशन से इसीलिए होता है, हम जब एडवाइस करते, क्योंकि ये ऑलरेडी एज ज़्यादा हुआ रहता है और कोई हाई रिस्क फैक्टर अगर एसोसिएटेड है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया है, IUGR है, BP हाई हो गया है, तब हम उनको बोलते हैं कि सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज इट इज़ लाइक ए नॉर्मल प्रेगनेंसी, और नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। ऐसा नहीं है कि हर IVF पेशेंट को, हर IVF कपल को सीजर की ही ज़रूरत होती है। जी, IVF पद्धति से कैसे आप संतान सुख ले सकते हैं, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराधा हमारे साथ हैं, तो चलिए बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल ये है मैम कि IVF पद्धति में जाने के लिए पहले तो बहुत सारे डॉक्टर से वो कंसर्न करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता होगा ना कि दंपत्ति कुछ सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके पास पहुंचती होगी, तो एक लंबा अंतराल हो गया होगा। तो ये जो लंबा अंतराल होता है, ये कंसीव करने के लिए कितना घातक हो सकता है? ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा समस्या बन गई है। अभी क्या होता है, पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है और मैं जल्दी से जल्दी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलूं, ताकि मेरे को जल्दी कम खर्चे में, कम समय लग के और मेरे को प्रेगनेंसी आ जाए, क्योंकि वो एक्सेप्ट
एक्सेप्टेंस कम है, उनको लगता कि नहीं हो जाएगा, दवाई लेते हो जाता है। वो हो जाने के चक्कर में उनका जो फर्टाइल पीरियड रहता है वो मतलब वो लॉस हो जाता है, और उसके बाद एज ज़्यादा हो जाती है और रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, अंडाशय में अंडाणु घट जाते हैं, उनका क्वांटिटी क्वालिटी दोनों तरफ अफेक्टेड हो जाते हैं। और जैसे एज बढ़ते जाता ना, भले अंडाणु रहते हैं लेकिन देयर इज हाई चांस ऑफ एन्यूप्लॉइडी। वो एन्यूप्लॉइडी के कारण फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकता तो एवर्सन होने का डर रहता है, कॉन्जेनिटल एनोमलीज होने का डर रहता है। और अगर प्रेगनेंसी आ भी गया तब भी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कॉम्प्लिकेशंस लाइक PIH है, हाइपरटेंशन है, IUGR है, जेस्टेशनल डायबिटीज है, ऐसे बहुत सारी समस्या का उनको फेस करना पड़ता है। इसीलिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा सबको, अगर आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी रुकने में थोड़ी सी भी समस्या है तो आप जाइए प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डॉक्टर के पास, ताकि आपको कम खर्चे में कम समय पे आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। जी मैम, आमतौर पर बच्चे से माता पिता दोनों अटैच होते हैं, कई बार तो पूरा का पूरा परिवार भी उससे अटैच होता है, लेकिन जब तक बच्चा नहीं होता, ये पूरा जो 9 महीने का पीरियड होता है जब वो IVF पद्धति में होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक तनाव तो महसूस कर रहा होता है। तो ये तनाव से रिलीव करने के लिए किस तरह का प्रोसेस अपनाते हैं? इसमें ये अपने को ये सोचना है, हाँ कोई IVF कोई स्पेशल ऑर्डिनरी मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट नहीं है। इट इज एज यूजुअल, बेबी आने के बाद वैसे ही नॉर्मल भी वैसे ही 9 महीना पेट में रहता है, फिर बड़ा होता है और फिर डिलीवरी होता है। IVF में अपने को यही सोचना है अपने, दिस इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी। हाँ, जो डरते हैं कपल की कोई कॉन्जेनिटल एनोमलीज आ जाएगा क्या क्योंकि ये IVF बेबी है, ये मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नॉर्मल में जितना प्रतिशत एबनॉर्मल बेबी होने का चांस रहता है उतना ही IVF में ही रहता है। तो ये ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं है। अपने को बिल्कुल स्ट्रेसलेस होके आराम से जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में अपने खान पान ध्यान देना है, सोने का ध्यान देना है और एक्सरसाइज का थोड़ा बहुत ध्यान देना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान देते हुए एज इफ नॉर्मल प्रेगनेंसी के जैसे अपने को समय बिताना चाहिए। जी मैम, अब सवाल ये उठता है कि IVF का जब प्रोसेस करवाने जाते हैं लोग तो मन में एक डर भी होता है कि बिना अंडाशय या गर्भाशय के भी क्या महिला माँ बन सकती है या नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि अगर मान लो हम ले अंडाशय नहीं है, गर्भाशय तो है, तो हम अंडाशय में, अंडाशय का काम क्या, अंडाणु देना, अंडाणु बनाना। तो हम उस केस में क्या करते हैं, बाहर से अंडाणु ले लेते हैं और फिर शुक्राणु से बेबी बना के गर्भाशय में डाल देते। रही गर्भाशय की बात, अगर गर्भाशय आइदर नहीं है या छोटा है या प्रॉपर बना नहीं है, मुलरेन एनोमलीज है, तो उस केस में भी अपने को 2 पद्धति हम लोग फॉलो करते हैं। आइदर सरोगेसी, जैसे भाड़ा के घर लेते हैं वैसे ही हम भाड़े का बच्चादानी को लेके सरोगेट मदर पे हम ट्रांसफर करते हैं, या फिर अभी आधुनिक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि वी कैन गो फॉर यूट्राइन ट्रांसप्लांट ऑल्सो, जिसकी गर्भाशय नहीं है तो हम आइदर मदर या कोई सिस्टर कोई भी जो उनको डोनेट कर पाए तो हम यूट्राइन ट्रांसप्लांट करके और उसमें फिर बेबी ट्रांसफर करके और उनको संतान दे सकते हैं। जी, आपने इतने अच्छे तरीके से इस पूरे प्रोसेस को समझाया। आपने एक और जिक्र किया था कि पुरुष भी बांझपन का कारण हो सकते हैं, तो पुरुष के बांझपन के क्या कारण होंगे? पुरुष के बांझपन का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है स्ट्रेस और लाइफस्टाइल, और उनको इतना स्ट्रेस रहता है, और आजकल तो और आधुनिक युग में सब जिम जाते हैं एंड 6 पैक्स बनाने के चक्कर में वो सब जो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन, स्टेरॉयड इंजेक्शन यूज करते हैं, उसके कारण पाया गया है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत लो हो जाता है। और मेन कारण वही होता है कि वो शुक्राणु को घटा देता है और वो एंजियोस्पर्मिया में लैंड कर जाते हैं। तो इसका कारण बहुत सारे हैं, ओबेसिटी भी है, टेंशन भी है, और स्मोकिंग, अल्कोहल, हैबिट्स लाइक बैड हैबिट्स, अगर बैड हैबिट्स भी रहता है ना तो ये डायरेक्टली मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी, ये पूरा काउंट इसके ऊपर अफेक्ट करता है स्पर्म के ऊपर। जी मैम, अगर मान लीजिए फर्स्ट बेबी IVF पद्धति से हुई है तो क्या वो महिला दोबारा नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर उनका ट्यूब नॉर्मल है, अंडाशय में अंडाणु अच्छा है और यूट्रस सही है तो बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जी, आईवीएफ के पूरे प्रोसेस के बाद क्या कभी कोई ऐसी समस्या आई, कभी आपको किसी पीड़ित ने बताया कि उन्हें उसके बाद समस्या हुई, ऐसा कुछ सामना किया? नहीं, आईवीएफ इज ए वेरी स्मॉल, वेरी लेस इन्वेसिव प्रोसीजर। हाँ, अगर oocyte पिकअप के दौरान कभी कभी इन्फेक्शन होता है, कभी ब्लीडिंग होने का चांस रहता है, OHHS होने का चांस रहता है, लेकिन ये सारी क्यूरेबल है एंड द इंसिडेंस इज वेरी लेस। कभी कभी पेशेंट आते हमको पूछते, मैडम इसके कराने के बाद कैंसर वैंसर तो नहीं हो जाएगा? लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि नहीं, ये कोई कैंसर का इंसिडेंस को कोई भी चीज़ नहीं बढ़ाता है। हम जो हार्मोन्स यूज करते हैं वो नेचुरल हार्मोन्स है जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी रहता है। हमारा टारगेट यही रहता है, जो एक अंडा बन के फूटता है, हम एक के बदले थोड़े ज़्यादा 6-7 बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाते हैं। अदरवाइज ये डायरेक्टली कोई भी चीज़ों को, रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाता नहीं है, कोई भी डिजीज को प्रोन नहीं करता है। जी, आमतौर पर केसेस स्टडीज में ये चीज सामने आई कि आईवीएफ में ट्विंस बच्चे ज्यादा होते हैं, तो इसकी क्या वजह है? हाँ, ट्विंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यूजुअली हम लोग डे 5 वाले दो एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, तो कभी कभी किसी को 2 भी हो जाता है और कभी कभी एक चिपका तो 1 भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है बॉडी के, इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर। 2 भी हो सकता है, ट्विंस भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 100% ट्विंस ही होता है, बट चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ट्विनिंग का। इफ़ अपने नॉर्मल प्रेगनेंसी को अगर अपने ले और कंपेयर करें तो आईवीएफ प्रेगनेंसी में ट्विनिंग का चांसेस ज़्यादा रहता है। जी मैम, आईवीएफ पद्धति का जो लोग प्रयोग करते हैं उनके लिए क्या कोई खास हिदायत होती है? क्या उन्हें कुछ खास प्रिकॉशंस रखने होते हैं? ये यूजुअल है, कोई खास प्रिकॉशन नहीं है। जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में ज़्यादा हैवी सामान नहीं उठाना है, थोड़ा खान पान देख के रखना है, एक्सरसाइज हैवी नहीं करना है, ट्रैवलिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना है, वो सारी चीज़ें सेम इट इज़ एप्लीकेबल टू आईवीएफ प्रेगनेंसी। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं है। जी मैम, एक और सवाल, आमतौर पर कई बार टेस्ट ट्यूब बेबी को परिवार एक्सेप्ट नहीं करता। माता पिता तो तैयार हो जाते हैं लेकिन उनकी फैमिली उसके लिए तैयार नहीं होती। क्या कभी आपके इतने साल के अनुभव में इस तरह के कोई केस आए? बहुत सारे कपल्स आते हैं, मेरे को बोलते हैं कि मैडम आप किसी को बताएंगे नहीं कि ये आईवीएफ बेबी है या क्या है। मैं ये मिथ को दूर करना चाहूँगी। आईवीएफ हर समय दूसरे का बेबी नहीं होता है। ये जब कोई प्रॉब्लम रहता है, जब अंडाणु में प्रॉब्लम रहता है या शुक्राणु में प्रॉब्लम रहता है, तब हम डोनर साइकिल करते हैं। मैं इसलिए सबको यही बताना चाहूँगी कि आईवीएफ अपना ही बेबी रहता है, अपना ही अंडाणु और अपना ही शुक्राणु को यूज करके ही बेबी बना के हम डालते हैं। तो ये कभी भी अपने को ये एक मेडिकल मेथड है, ये बस अंडाणु और शुक्राणु को हम मिला के बेबी बनाते इन आईवीएफ लैब। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सोशल स्टिग्मा है कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। जी मैम, सवाल ये भी है कि अंडाणु को फ्रीज करने की जो प्रक्रिया होती है ये कितने दिन की होती है और इसके लिए पति पत्नी दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है? नहीं, अंडाणु का फ्रीजिंग तो जब जैसे कोई लड़की, वुमेन्स लाइक फीमेल्स, दे वांट टू हैव द कैरियर हायर और उनका AMH कम होते जाता है या उनको अभी बेबी प्लानिंग नहीं करना है, तो हम उनको एडवाइस करते, कोई रीज़न है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है, कैंसर वैंसर है, तब हम उनको अंडाणु फ्रीजिंग का सजेशन देते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी शादीशुदा हैं और दे डोंट वांट टू हैव प्रेगनेंसी, अभी फिलहाल नहीं चाहते हैं, तब हम ऑलरेडी बेबी बना के, क्योंकि ऑलरेडी हस्बैंड तो है, तो हम ओवरी से अंडाणु निकाल के, अंडाणु को फ्रीज नहीं करते हैं यूजुअली, हम बेबी बना के, एम्ब्रियो बना के फ्रीज करते हैं। हाँ, जिनकी शादी नहीं हुई है या हस्बैंड इज नॉट रेडी फॉर द प्रेगनेंसी, तब हम अंडाणु को मैंने एक फ्रीजिंग करते हैं और वो हम कर सकते हैं, 10 इयर्स तक हम रख सकते हैं बिल्कुल। जी मैम, कई बार ऐसा होता है कि जब किसी पद्धति के लिए मरीज जाता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि इसका खर्चा कितना आएगा, तो आईवीएफ पद्धति के खर्चे के बारे में भी बताएं। हाँ, नो डाउट आईवीएफ थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि संतान सुख के आगे कॉस्ट इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन ये कॉस्टली है इसलिए है कि इसमें जो इंजेक्शंस यूज होते हैं ना, वो थोड़ा कॉस्टली होता है, बाहर से इम्पोर्ट होता है तो उसमें टैक्सेस ज़्यादा लग जाती है। दूसरे, ये आईवीएफ जो पद्धति हम करते हैं वो यूजुअली पेशेंट का एज ज़्यादा हो जाता
जाता है, क्योंकि वो हमारे पास जब पहुंचते हैं ऑलरेडी एज ज़्यादा होने के कारण उनको इंजेक्शन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो ऐसे कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। दूसरी चीज़ ये, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जो उपकरण यूज होते हैं, वो सारे बाहर के रहते हैं एंड दे आर वेरी कॉस्टली। और जहाँ बेबी बनता है वहाँ जो IVF लैब इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसका क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ क्वालिटी हैम्पर होता तो एम्ब्रियो का क्वालिटी अच्छा नहीं रहता, तो रिजल्ट नहीं आता। मोर ओवर जब हम बेबी बनाते हैं तब जो डिस्पोजेबल यूज करते हैं, जो मीडिया यूज करते हैं, वो सारे रीयूजेबल नहीं होता। हम लोगों को एक पेशेंट के लिए एक ही बार हम यूज कर पाते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए IVF थोड़ा कॉस्टली तो है, लेकिन अगर सही समय पे सही इलाज सही डॉक्टर के पास हो जाए तो ये कॉस्ट बेनिफिट पेशेंट को ज़रूर मिलता है। जी, और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल कि जब IVF पद्धति पे व्यक्ति जा रहा है तो कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट भी होता है, वो अपनी बेबी से भी कनेक्ट होता है। तो IVF की पद्धति में के बाद जैसा कि आपने बताया कि नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है, तो क्या आपके इस पूरे अनुभव में आपने देखा कि एक नेचुरल प्रेगनेंसी में और IVF प्रेगनेंसी में आपको उन दोनों के बच्चों में कोई डिफरेंस नजर आता है या उनके बिहेवियर में कोई चेंजेस नजर आए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दे आर सेम लाइक नॉर्मल प्रेगनेंसी। हाँ, कभी कभी हमारे पास दंपति आते हैं और हमको बोलते हैं कि मैडम हमको ब्लू आइज वाले बेबी चाहिए, शाहरुख खान वाले बेटा के जैसे बेटा चाहिए, सुंदर बेबी चाहिए। तो ये डिमांडिंग है, ये हम ऐसे नहीं दे पाते हैं। इट इज़ नॉट कस्टमाइज्ड पार्ट है, ये नहीं होता है। हाँ, जब हम लोग डोनर साइकिल पे जाते हैं तब हम ये ध्यान रखते हैं कि हाँ थोड़ा स्किन टोन मिल जाए, ब्लड ग्रुपिंग मिल जाए, डिजीज फ्री रहे, सब कुछ उसी को ध्यान देते हुए ही हम करते हैं, लेकिन कस्टमाइज नहीं कर पाते हैं हम लोग। जी मैम, एक और अंतिम सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि यदि पुरुष जो है वो रेडी नहीं है या उसमें शुक्राणु नहीं है, तब क्या प्रेगनेंसी संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। अभी ऐसा देखा गया है कि 50 to 60% केस में भले वो बाहर आजोस्पर्मिया है, हम जब टेस्ट करते हैं, सीमेन एनालिसिस करते हैं, आजोस्पर्मिया दिखाता है, लेकिन 50-60% केस में टेस्टिस में शुक्राणु बनते रहते हैं और हम लोग उनको दवाई और इंजेक्शन दे के उनका क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ा के फिर प्रोसीजर रहते हैं, टीसा, माइक्रो टीसा, ये सब करके हम शुक्राणु को बाहर निकालते हैं और बेबी बना के हमको बायोलॉजिकली सेम जेनेटिक मटेरियल से हम आजोस्पर्मिक मेल को भी उनको ओन जेनेटिक से हम उनको बेबी दे सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर आंगन में, हर घर पर किलकारी गूंजे, ये चाहत हर दंपत्ति की होती है। हम आशा करते हैं कि आज की इस चर्चा से आपको लाभ जरूर मिलेगा। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। नमस्कार।